नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के तीसरे वीडियो लेक्चर्स में मैं सर्विसेज, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू प्रोवाइड होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो कौन से होते हैं, और इन फंक्शंस को हम अगर ब्रॉड सेंस में अगर बात करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज होते हैं। तो जो बेसिक सर्विसेज होते हैं जिसके माध्यम से पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको और इससे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अगर मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा, और हो सके तो आप बेल आइकॉन जो होते हैं उसमें क्लिक करके जो आगे आने वाले जो भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज में जैसे सबसे फर्स्ट जो सर्विस हम लोग बेसिक सर्विस बोलते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्यों? क्योंकि कोई भी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें कोई भी चीज़ जो एग्जीक्यूट होता है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो नथिंग बट द प्रोग्राम्स, यानी हमारे द्वारा यूज़र के द्वारा लिखा गया जो प्रोग्राम्स होता है वो एग्जीक्यूट होता है। यानी जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं जिसके माध्यम से एक पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है या जो एक्शंस होता है वो परफॉर्म होता है। तो वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में आता है। तो देखती है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या निकलता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मेनी काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ from user program to system program like printers, spooler, name server, file server। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे प्रिंटर को रन करना है तो उसके लिए छोटा सा प्रोग्राम होता है, स्पूलर जैसे फैसिलिटी होता है उसको, नेम सर्वर जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइल सर्वर जैसे सर्विसेज है। तो यानी इन सबको जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी इस तरीके का ऑपरेशन होता है परफॉर्म करने के लिए स्मॉल प्रोग्राम्स होता है। तो इसलिए बोला गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत से अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ जैसे कि यूज़र प्रोग्राम से लेके सिस्टम प्रोग्राम्स तक होते हैं उसको हैंडल करता है। तो सिस्टम प्रोग्राम से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो जैसे प्रिंटर हो गया, नेम सर्वर, फाइल सर्वर, ये सब जो होता है सिस्टम रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये तो हो गया कि एक सिंपल सा डेफिनेशन समझ में आ गया कि वेरियस टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पार्ट में आता है। अब ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज इज इनकैप्सुलेटेड एज ए प्रोसेस। तो इसका मतलब है ये जो एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी यूज़र प्रोग्राम से लेकर सिस्टम प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, ये जब एग्जीक्यूशन मोड पे आता है, यानी जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे आता है तो वो एक प्रोसेस कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, नथिंग बट इट्स एन इनकैप्सुलेटेड प्रोसेस, यानी एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्रोसेस की तरह ट्रीट होता है। यानी जब वो एग्जीक्यूशन मोड में आता है तो वो प्रोसेस की तरह काम करता है। ये प्रोसेस इंक्लूड्स द कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने अभी बताया, एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में आता है तो वो एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है। तो इसका मतलब है जब प्रोग्राम फुल फ्लेज एग्जीक्यूशन पे आ जाता है तो वो एग्जीक्यूशन में अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या जो इनपुट होता है डेटा उसको मैनिपुलेट का काम करता है और कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मतलब है जो प्रोग्राम्स में जो कोड लिखे होते हैं तो उससे अंतर्गत जो होता है बहुत सारे अदर कॉन्टेक्स्ट होते हैं, यानी अदर जो एक्टिविटीज़ होता है उसी प्रोग्राम में होता है। तो सबसे मेन तो होता है कि कोड ऑफ टू एग्जीक्यूट, यानी उस प्रोग्राम में जो चीज़ कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करता है, और उस एग्जीक्यूट करते करते यानी जो भी प्रोग्राम लिखा होता है कहीं उसको जो होता है डेटा मैनिपुलेशन की बात आती है तो डेटा को मैनिपुलेट करता है, कहीं जो होता है रजिस्टर्स होते हैं तो रजिस्टर्स को इम्प्लीमेंट करता है। यानी कभी हमको रिक्वायरमेंट होता है कि हम डेटा का एग्जीक्यूशन के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज़ करना है, तो फिर जो एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर को असाइन करता है और अदर रिसोर्सेज को भी यूज़ करता है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको भी वो यूज़ करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नथिंग एल्स द सेट ऑफ कोड जो होता है जब वो एग्जीक्यूशन मोड पे आता है तो वो प्रोसेस की तरह ट्रीट होता है, और जब प्रोसेस की तरह ट्रीट होने लगता है तो उसके साथ साथ जो होता है बहुत एक कंप्लीट पैकेज, यानी कंप्लीट सेट ऑफ जो एक्टिविटीज़ है उसको
हैंडल करता है, जैसे कि कोड को एग्जीक्यूट करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को स्टोर करना, रजिस्टर का यूज़ करना। दिस आर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो देखते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो प्रोग्राम से प्रोसेस तक का जो जर्नी होता है वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहला तो होता है कि लोड ए प्रोग्राम इनटू मेमोरी, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में सबसे पहला तो आपका जो प्रोग्राम स्टोर रहता है कहीं पे, वो मेमोरी में लोड होता है। मेमोरी मतलब रैम मेमोरी में लोड होता है। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, फिर उसके बाद जब वो रैम मेमोरी में लोड हो जाता है, तब वो जो प्रोग्राम है, यानी वो जिसमें जो कोड लिखा होता है या इंस्ट्रक्शंस हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो सीपीयू में 1 बाय 1 जो होता है एग्जीक्यूट होता है। तो सीपीयू के माध्यम से उसका कॉलिंग होता है। तो इसका मतलब है हमारा अगर प्रोग्राम कहीं हार्ड डिस्क में है तो पहले लोड होता है और वो रैम मेमोरी में चले जाता है। अब रैम मेमोरी से डेटा जो होता है सीपीयू के माध्यम से एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तीसरा जो होता है हैंडल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब जब वो एग्जीक्यूशन होता है तो फिर उसकी हैंडलिंग होती है। हैंडलिंग का मतलब होता है कि सपोज कर लो एक से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में सीपीयू के माध्यम से रन होता है, तो उन प्रोसेस को 1 बाय 1 सीपीयू का यूज़ करते हुए, यानी ये एक प्रोग्राम जो होता है या एक प्रोसेस जो होता है कम्प्लीटली सीपीयू को इंगेज ना करे, मल्टीपल प्रोसेस मतलब मल्टीपल प्रोसेस के बीच में वो जो हमारा सीपीयू है वो एग्जीक्यूशन करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हैंडल करना जरूरी है कि कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, कब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता है, उसको सॉल्व करता है। प्रोवाइड ए मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ रन कर रहा है एक ही सीपीयू के माध्यम से, तो फिर उन प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइज करना है, यानी एक प्रोसेस जो होता है टोटली सीपीयू को एंगेज करके ना रखे, सभी प्रोसेस के बीच में सीपीयू का जो होता है कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो ये भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो पार्ट होता है, एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है। फिर उसकी वजह होता है प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है और उन दो प्रोसेस के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी दो प्रोसेस एक साथ एक ही सीपीयू में रन कर रहा है, लेकिन वो दो प्रोसेस जो होता है एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो, ये भी जो होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो ओएस का मेन सर्विस होता है उसके अंतर्गत ये प्रोवाइड करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रोवाइड ए मैकेनिज्म्स फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। ये जो डेडलॉक हैंडलिंग होता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। आगे आने वाले जो होता है वीडियोस में मैं यानी एक टॉपिक है डेडलॉक हैंडलिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद ये बोलता है कि हम लोग जो होता है कल एक मूवी देखने जाएंगे। तो जब वो मूवी देखने, तो लेकिन कोई दोनों के बीच में ये बात नहीं होती है कि कौन कहाँ कैसे करके अब स्टार्ट करेंगे। तो यानी दोनों अपने ही नेक्स्ट डे जब तो मूवी देखने का टाइम होता है तो दोनों अपने घर में वेट करते हैं, एक दूसरे का ये वेट करते हैं कि वो मेरे घर आएगा तो मैं जाऊंगा, दूसरा वेट करता है कि वो मेरे घर आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इसका मतलब होता है कि इनके बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक, यानी दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहते हैं और दोनों जो होता है एक डेडलॉक कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाता है। तो यही तरीके का होता है प्रोसेस के बीच में डेडलॉक। तो यानी एक जो होता है प्रोसेस और दो प्रोसेस जो होता है एक ही जैसे हार्डवेयर हो गया उसको वेट करता है, तो डेडलॉक कंडीशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसको और अच्छे से डिटेल में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे डेडलॉक कंडीशन में। अब सेकंड जो सर्विस इंपॉर्टेंट सर्विस होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जैसे हमने देखा कि प्रोग्राम सबसे बेसिक पार्ट्स होता है, यानी मेन पार्ट होता है, प्राइमरी पार्ट के फॉर्म में एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है इंपॉर्टेंट सर्विसेज में आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सर्विस होता है इनपुट आउटपुट, क्योंकि इसके बिना जो होता है हमारे पास कैलकुलेशंस मैनिपुलेशंस पॉसिबल नहीं है, डेटा का इनपुट एंड डेटा का आउटपुट पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एन इनपुट आउटपुट सब सिस्टम कंप्राइज ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट जो सब सिस्टम या जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो वो जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हैंडल करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। तो ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज किया जाता है।
दूसरा होता है कि जो ड्राइवर्स का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, तो ड्राइवर्स हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूज़र। तो इसका मतलब है कि जो हार्डवेयर होता है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और एक नॉर्मल यूज़र, एक ह्यूमन बीइंग उस स्ट्रक्चर को नहीं समझ में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स होता है, उसको समझने जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एक यूज़र के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो हाइड किया जाता है। यानी एक यूज़र को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसका हार्डवेयर कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक इंटरमीडिएटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसलिए ड्राइवर्स जो होता है, हार्डवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो यूज़र से हाइड कर देता है और यूज़र के लिए वो ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड डिवाइस ड्राइवर। जैसे अभी बताया कि एक तरीके से इंटरमीडिएटर का काम करता है, तो इस तरह से हम दूसरे सेंस में ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस और एक नॉर्मल यूज़र के बीच में एक कम्युनिकेशन, यानी यूज़र से रिक्वेस्ट लेता है और हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। तो इस तरह से वो कम्युनिकेशन का काम करता है। Input output operation means read or write operations with any files or any specific device। तो input output operations को हम लोग ये अगर हम बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक तरह ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे कि अगर हम ये बोलते हैं कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइल हम जो डिवाइस होता है हार्डवेयर से होता है उसके माध्यम से हमारा इनपुट एंड आउटपुट, यानी हार्डवेयर से इसका रिलेशन नहीं होता है। हार्डवेयर के साथ साथ इसका रिलेशन जो होता है फाइल का रीडिंग एंड राइटिंग से भी होता है। तो यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस के माध्यम से जानते हैं, यानी इस तरह से इसको देखते हैं। लेकिन फाइल के साथ और स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ भी इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशन का होना, और ये जो ऑपरेशन होता है दो तरीके से हो सकता है, एक फाइल के माध्यम से और एक होता है हार्डवेयर के माध्यम से। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट हमेशा अवेलेबल नहीं होता यूज़र के लिए। यूज़र जब डिमांड करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होता है उसको रेडी करता है और वो यूज़र के लिए अवेलेबल कराता है। तो ऑन डिमांड ये सर्विस प्रोवाइड करता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस में देखते हैं कि ये फाइल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब होता है कि एक फाइल में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को एक फाइल में स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो होता है देखते हैं कि कंप्यूटर कैन स्टोर फाइल्स ऑन द डिस्क, यानी सेकेंडरी स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पज। तो इसका मतलब होता है कि फाइल सिस्टम के माध्यम से हम कंप्यूटर में एक फाइल को जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है उसको स्टोर करते हैं, और ये जो स्टोरेज होता है वो एक तरीके से जनरली अगर हम बात करते हैं तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पज, यानी इन फ्यूचर अगर हमको उसको ज़रूरत पड़ता है तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज मीडिया जैसे इंक्लूडिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज यानी जो हमारे पास वेल नोन सेकेंडरी स्टोरेज में होता है वो है, पहला है मैग्नेटिक टेप, दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क, और फोर्थ वन जो होता है जैसे ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास सीडी प्लेयर्स एंड सीडी एंड डीवीडी होता है, ये आगे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास ईच ऑफ दिस मीडिया हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये जो हमने मीडिया की बात किया वो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सब मीडिया के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट जो होता है पैरामीटर्स लाइक स्पीड, कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफर रेट एंड डेटा एक्सेस मेथड। तो इनके बेस पर हर एक जो मीडिया होता है इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कोई फास्टर होता है कोई स्लोअर होता है, तो इस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। तो उस जो पैरामीटर्स होता है उनमें से इन पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है। फाइल सिस्टम में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ए फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर ईच नेविगेशन एंड यूजेज। जैसे मैंने अभी बताया कि फाइल सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसी तरह से अगर मल्टीपल फाइल्स जो कि रिलेटेड पर्टिकुलर जो होता है एक स्पेसिफिक जॉब को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम एक डायरेक्टरीज में सजा के रख सकते हैं। तो यानी कलेक्शन ऑफ फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए
सिंगल डायरेक्टरी फॉर नेविगेशन एंड इजी नेविगेशन एंड यूसेज, यानी हमारे पर्पस को, यानी हमारे जो स्पेसिफिक सर्च होता है उसको इजी करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर सब डायरेक्टरीज। तो इसका मतलब है अगर हम डायरेक्टरीज में किसी फाइल्स को रखते हैं तो उसी तरह से फाइल्स के अलावा जो होता है उसके अंदर अदर डायरेक्टरीज यानी रख सकते हैं, उसको हम लोग सब डायरेक्टरीज की बोलते हैं। यानी डायरेक्टरीज के अंदर अगर डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं इंक्लूडिंग फाइल्स ऑल्सो, तो ये जो डायरेक्टरीज होते हैं वो सब डायरेक्टरीज की तरह काम करते हैं। तो यानी हम डायरेक्टरीज के अंदर जनरली होता है फाइल्स रख सकते हैं, मतलब हमारे फाइल्स को रख सकते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर अदर डायरेक्टरीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट के रिलेटेड पहला जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होता है कि प्रोग्राम नीड टू बी रीड ए फाइल और राइट ए फाइल। तो फाइल सिस्टम का जो बेसिक एक्टिविटीज़ होता है, हमारे पास एक्टिविटीज़ होता है कि प्रोग्राम नीड टू बी रीड ए फाइल और राइट ए फाइल। तो फाइल सिस्टम का जो बेसिक एक्टिविटीज़ होता है वो होता है रीड और राइट करना, यानी फाइल से रीड करना या फाइल में डेटा को राइट करना। द ओएस गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑन ए फाइल। तो इसका मतलब ये जो रीड ऑपरेशन, किसी फाइल में रीड ऑपरेशन करना या राइट ऑपरेशन करना, उसके लिए हमारे पास छोटे से प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ओएस उसके थ्रू माध्यम से यूज़ करता है। तो इसका मतलब है ओएस के परमिशन के बिना हम रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। परमिशन वेरीज फ्रॉम रीड ऑनली, रीड, राइट, डिनाइड एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जैसे कि हमने बताया सेकेंड पॉइंट में बताया कि ओएस जो होता है वो परमिशन प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को कि रीड करना है या राइट ऑपरेशन करना है, राइट परफॉर्म करना है। तो उसी तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि रीड ऑनली बना सकते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन मतलब हम परमिशन दे सकते हैं, एंड डिनाइड परमिशन यानी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड सो ऑन आप अदर इसी तरह के हमारे पास प्रोविजंस होते हैं। OS प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूज़र टू क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स। तो इसका मतलब होता है कि एक और स्पेसिफिक वजह से रीड एंड राइट ऑपरेशन हो सकता है। तो उसी तरीके के कंटिन्यूशन पे हम देखते हैं कि OS जो होता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का और डिलीट करने का, यानी हम क्रिएट करने के बाद रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहे हो वो तो अलग बात होता है, लेकिन किसी फाइल को क्रिएट करने का या किसी फाइल को डिलीट करने का ये भी एक तरीके के इंटरफेस प्रोवाइड करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है। OS provides an interface to the user to create and delete directories। जैसे कि फाइल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेम एज डायरेक्टरीज को भी हम क्रिएट एंड डिलीट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द OS प्रोविजन, यानी OS अगर प्रोवाइड करता है तो। OS प्रोवाइड एन इंटरफेस टू क्रिएट एंड बैकअप। तो इसका मतलब है OS के पास एक अच्छी फैसिलिटी ये होती है कि सपोज कर लो आपके जो फाइल सिस्टम आपने क्रिएट किया है इंक्लूडिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज, इनको आप बैकअप भी ले सकते हैं। तो यानी एक तरीके से OS ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आप बैकअप ले सकते हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होता है। ये इम्पॉर्टेंट सर्विसेज मतलब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज में आता है कि इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स which are a collections of processors that do not share memory, peripheral devices or a clock, the operating system manages communication between all the processes। तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं तो जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डेफिनेशंस में यही आता है कि जैसे कलेक्शंस ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो यानी जब ये आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं तो दे डू नॉट शेयर मेमोरी, वो अपने मेमोरीज को शेयर नहीं करते हैं। उनके डिवाइसेस यानी जो उनसे जुड़े हुए पेरिफेरल डिवाइसेस सच जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्लॉटर होता है, उसको यूज़ नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, और एक क्लॉक को शेयर नहीं करता है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उनके बीच में ये जो नॉन शेयरेबल मूवमेंट यानी जो नॉन शेयरेबल कोऑर्डिनेशन है, इसको कोऑर्डिनेट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं उनके माध्यम से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडिया होता है, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ये पॉसिबल होता है जिसमें कि अपने जो मेजर चीज़ें होते हैं शेयर नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइन इन द नेटवर्क। जैसे कि सपोज कर लो हम अलग अलग सिस्टम को जोड़ के एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाए हैं, तो फिर वो क्या करता है कि कम्युनिकेशन लाइन यानी एक नेटवर्क की तरह क्रिएट करते हैं। अलग अलग सिस्टम को जो होता है हम एक
केबल की तरह केबल के थ्रू कनेक्ट करके उनके बीच में एक नेटवर्क बना देते हैं और फिर मल्टीपल जो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग प्रोसेस रन करते हैं उनके बीच में हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइन। ये ऐसे इस तरह से पॉसिबल होता है। The OS handles routing and connection strategies and the problem of conflict and security। तो इसका मतलब है जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में शेयर करना शुरू करते हैं इंफॉर्मेशंस को, तो इस केस में के लिए कि एक डेटा जो होता है वन एंड से दूसरे एंड में सक्सेसफुली पहुंच सके बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिले के, बिना किसी कंजेशन के, तो हम जो होता है रूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर दो डिवाइसेस के यानी दो कंप्यूटर के बीच में जो होता है कनेक्शन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी को भी डिफाइन करते हैं। और उनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है या सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड कि आपका जो डेटा होता है एक जगह से दूसरे जगह जो होता है विदाउट एनी स्टिलिंग और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स तो पहुंच जाए, कोई जो बीच के इंट्रूडर्स या हैकर से आपके डेटा को हैक ना कर सके। तो इन सब चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ के साथ ये जो मेजर फीचर्स होते हैं ये भी इंक्लूड करता है ऑपरेटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज के अंतर्गत आता है जो ओएस प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं कि फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन तो एक मेजर सर्विसेज में आता है। तो उसमें कैसे होता है, टू प्रोसेस ऑफन रिक्वायर्ड डेटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। तो इसका मतलब है एक्टिविटीज़ की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है कम्युनिकेशंस के लिए, बिकॉज व्हेनेवर यानी दो जब प्रोसेस होता है आपस में डेटा शेयरिंग की बात होती है कि एक प्रोसेस जो होता है दूसरे को डेटा शेयर करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो फिर ये जो एक्टिविटीज़ है इसको वो प्रोवाइड करता है। बोथ द प्रोसेस कैन बी वन ऑन वन कंप्यूटर, यानी ये जो दो प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो या तो सेम कंप्यूटर में हो सकता है, एक ही कंप्यूटर में हो सकता है, और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स बट आर कनेक्टेड थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका मतलब होता है कि अगर वो एक प्रोसेस के अंतर्गत दो प्रोसेस मतलब एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल में लैंग्वेज में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन सेम कंप्यूटर में। और इट कैन बी ए डिफरेंट कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क में दो एंड में जुड़ा हुआ हो, तो उनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन यानी डेटा का ट्रांसफ़र सेम में हो सकता है, यानी इंटर डिपार्टमेंट यानी इंटर कंप्यूटर हो सकता है या इंट्रा कंप्यूटर हो सकता है। कम्युनिकेशन में बी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड्स, आइदर बाय शेयर्ड मेमोरी और बाय मैसेज पासिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझाया गया है, क्योंकि यूनिक्स जो होता है पर्टिकुलरली जो होता है उसी पर्पस के लिए बनाया गया था कि जिसमें कि हम मल्टीपल यूज़र आपस में ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और उनके बीच में जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो कम्युनिकेशन यानी जब बात करते हैं तो दो मेथड्स के बीच में या तो शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करके करते हैं या फिर मैसेज पासिंग के यूज़ करके करते हैं। इंपॉर्टेंट आता है एरर हैंडलिंग। इसको ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट मेजर सर्विसेज में आता है। अगर सपोज के लिए कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे करके वो हैंडल करता है। तो एरर कैन ऑकर एनी टाइम एंड एनीवेयर, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कभी भी कहीं भी एरर आ सकते हैं। एंड एरर में ऑकर इन सीपीयू, इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इन द मेमोरी हार्डवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कर लो सीपीयू चलते चलते बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो उसमें एरर आ सकते हैं या वो हैंग हो सकता है। दूसरा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस काम करते करते मैल फंक्शनिंग करने लगता है, यानी काम नहीं कर रहा, उसका डिवाइस ड्राइवर्स काम नहीं कर रहे या उसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो गया तो। और दूसरा जो होता है सपोज कर लो मेमोरी हार्डवेयर यानी रैम मेमोरी काम करते करते एक स्लॉट ख़राब हो गया, तो अचानक से स्लॉट ख़राब होने से क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टोटली बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे एरर्स आ सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एन एरर हैंडलिंग। तो इसका मतलब अगर इस तरीके के कोई एरर्स आते हैं अदर देन जो मैं आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे एरर्स होते हैं। अगर इस तरीके का कोई एरर आता है तो उसके लिए कौन से मेजर एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला तो होता है कि ओएस कॉन्स्टेंटली चेक फॉर पॉसिबल एरर। तो इसका मतलब होता है कि ओएस हमेशा वेट नहीं करता है कि एरर आए तो मैं उसको हैंडल करूं,
ओएस हमेशा बीच बीच में सारे डिवाइसेस को, सारे चीज़ों को बीच बीच में चेक करते रहता है, ताकि आने वाले समय में या फिर कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके, यानी वो प्री चेकिंग हमेशा करते रहता है, कॉन्स्टेंटली करते रहता है। दूसरा, ओएस टेक्स एन एप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। तो यानी जो मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली चेक करते रहता है, ये इसी वजह से करता है ताकि कोई भी एरर अगर ऑकर होता है तो वो उसको तुरंत करेक्ट कर दे, यानी एरर आने के पहले उसको करेक्शन कर दे, और कंप्यूटिंग जो होता है कंसिस्टेंसी बना रहा है, यानी हमारा कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है वो कभी बंद ना हो विदाउट एनी एरर। तो ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इन दो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। अब जो आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट एक अनदर मेजर एक्टिविटीज़ के फॉर्म में आता है कि इन केस ऑफ मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट, resources such as main memory, CPU cycles and file storage are to be allocated to each users or jobs। तो इसका मतलब है रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम मल्टीपल यूज़र की बात करते हैं या मल्टीपल टास्क एक ही समय में रन करने की बात करते हैं। तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे जो डिवाइसेस होता है या बहुत सारे जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू को यूज़ करने लगता है, यानी मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस होता है एक ही सीपीयू को यूज़ करने लगता है। तो उनके बीच में जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनके बीच में जो स्टोरेज एलोकेशन कैसे होगा, तो इसीलिए हम रिसोर्स मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने अभी बात किया था, तो उसके लिए क्या होती है, सबसे पहला होता है द ओएस मैनेजेस ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर सपोज कर लो एक प्रोसेस है, एक सीपीयू है, तो हमको रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, पूरा का पूरा जो रिसोर्सेस है वो ऑक्युपाई कर सकता है। लेकिन सपोज कर लो एक से ज़्यादा प्रोसेस रन करना चाहता है एक ही सीपीयू में, तो फिर रिसोर्सेज को भी मैनेज करना, रिसोर्सेज को भी अवेलेबल कराना इन मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस के बीच में या मल्टीपल यूज़र के बीच में, तो फिर हमको जो होता है शेड्यूलर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मेजर एक्टिविटीज़ में आता है रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो होता है शेड्यूलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट में वही बताया गया है, द ओएस मैनेजेस ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। नेक्स्ट वन इसको सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आर यूज फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। जैसे मैंने अभी बताया मल्टीपल प्रोसेस अगर एक ही सीपीयू को यूज़ करता है और एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करना चाहता है, तो उस केस में फिर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो स्मूथली सभी प्रोसेस के बीच में सीपीयू जो होता है 1 by 1 सिंक्रोनाइज हो सके और वो काम कर सके। तो ये हो गया प्रोटेक्शन, जो हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका बात हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सर्विसेज में, मतलब कि मेन सर्विसेज में जितने भी हमने सर्विसेज सीखा है उनमें से ये एक लास्ट सर्विसेज की तरह मान सकते हैं प्रोटेक्शन। यानी अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन की फैसिलिटी नहीं रखते हैं तो कोई भी यूज़र जो होता है उसको एक्सेस कर सकता है, आपके सिस्टम को एक्सेस करके हैक कर सकता है, आपके डेटा को चोरी कर सकता है। तो कंसिडरिंग ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मल्टीपल यूज़र एंड कॉन्करेंट execution of multiple process, the various process must be protected from each other activities। तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया, अगर मल्टीपल यूज़र एक्सेस करता है किसी सिस्टम को तो उनके बीच में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या फिर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है तो एक दूसरे के जो एरिया को प्रोटेक्ट करना, एक दूसरे के एरिया को वायलेट ना करना, ताकि जो मेन मेमोरी में एक प्रोसेस का जो एरिया है दूसरा प्रोसेस जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया को वायलेट ना करे। तो उसके लिए हम एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करते हैं, एक तरीके से लॉजिकल वे में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटेक्शन रिफर्स टू ए मैकेनिज्म्स और ए वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोसेसेस और यूजर टू द रिसोर्स डिनाइड बाय ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका मतलब है अगर हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो या प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमारा प्रोसेस जो होता है मेन मेमोरी में कहीं ना कहीं स्पेस लेके काम करता है। तो एक प्रोसेस का जो एरिया है दूसरे प्रोसेस के एरिया को वायलेट ना करे, यानी उसके मतलब उसके एरिया में दाखिल ना हो एक प्रोसेस, उसके लिए हम जो होता है प्रोटेक्शन जो होता है मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से सपोज कर लो यूज़र अगर है
तो यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम में एक यूज़र को दूसरे कंप्यूटर से मतलब दूसरे एक ही सेम ही कंप्यूटर सिस्टम में अगर एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो यूज़र लॉगिन करना चाहता है तो भी हम लॉगिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड के थ्रू दोनों को अलग अलग जो होता है हम सर्विसेज यानी अलग अलग जो होता है ये बोल सकते हैं कि बाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कौन यूज़र कितने परमिशन के साथ वो उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। तो फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम with respect to the protection. The OS ensure that all access to system resource is controlled. सबसे पहला होता है वो सारा का सारा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके के जो होता है एक्सेस प्रोवाइड करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस एटम्स, यानी जो अलग से हम डिवाइसेस अटैच करते हैं तो उसको भी एक प्रोटेक्टेड वे में काम करना पड़ता है, यानी अगर उसको परमिशन देते हैं तो ही काम करेगा, अदरवाइज हम उसको एक्सेस मेथड के थ्रू इनवैलिड कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन फीचर्स फॉर ईच यूज़र बाय मीन ऑफ पासवर्ड। मैंने अभी बताया अगर एक यूज़र और दूसरे यानी दो यूज़र के बीच में एक ही सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी आपको एक दूसरे के इंफॉर्मेशंस को हाइड करके रखना है, तो फिर हम यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू उनके बीच में ये ऑथेंटिकेशन प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल जो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो कि कंट्रोल करता है, इन्हीं सर्विसेज के अंडर में ये चीज़ें होती है। तो जो भी हमने फंक्शंस पढ़ा और उन फंक्शन को हैंडल करने के लिए या सही तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम उन फंक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज करते हैं, जिसको हमने यहाँ डिटेल फॉर्म में हमने देखा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से इस सब्जेक्ट के यानी ये टॉपिक्स के लेक्चर के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन्स को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी मैं आपको नए नए वीडियो मतलब लेक्चर अवेलेबल कराता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या अदर कोई नया टॉपिक्स में अगर स्टार्ट करता हूँ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस